सो फिर से बात घूम फिर के वेनेजुएला के बाद आपको चलना पड़ेगा आज कोलंबिया, क्यूबा और तीसरी मैक्सिको। अगर मैप पे देखोगे ये कोलंबिया वाला पार्ट है, ये क्यूबा वाला पार्ट आ जाएगा दिस वन, और ये वाला आपका एरिया मैक्सिको का आ जाएगा जो नॉर्थ अमेरिका के साथ भी ऊपर टच करता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, पहले हम कोलंबिया के एस्पेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मैक्सिको। मैक्सिको में पहले मिलिट्री इंटरवेंशन जो हुए थे उसका डेजिग्नेशन वहां की प्रेसिडेंट ने करा, शिनबॉम करके हैं जो, तो उन्होंने बताया कि पहले भी कैसे कैसे मिलिट्री एक्सपीडिशन यूएस की तरफ से आए थे टूवर्ड मैक्सिको। कौन सी सिटी, जैसे कैलिफोर्निया आज के टाइम पे आप पढ़ते हो यूएस की एक स्टेट है, ये पहले नहीं थी स्टेट, ये पहले मैक्सिको का ही पार्ट हुआ करता था। टेक्सास के बारे में आप पढ़ते हो, जो टेक्सास था पहले स्पेन की टेरिटरी हुआ करती थी, बाद में मैक्सिको की बनी, फिर जाके यूएस के पास चली जाती है। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया में गोल्ड माइंस मिल जाती हैं, गोल्ड का पता लगा 15 मिलियन यूएस डॉलर में सारी चीजें मैक्सिको से यूएस ने खरीद ली थी। बाद में पता चलता था, क्यों? क्योंकि डिस्कवरी की एज ही बाद में आ रही है, जो आपका 1920th सेंचुरी है उसमें आप देख रहे हो कि ये एज जा रही है कि सारे मिनरल्स हमको देखने हैं, कहाँ पे कितने मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो बड़ी सारी स्लेवरी इंक्रीज होने लगी। यूएस ने नॉर्थ वाले पार्ट में स्लेवरी को खत्म कर दिया था ऑलमोस्ट, पर साउथ वाले पार्ट में इंक्रीज कर जाती है। मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, ये रूट बन गए डंकी रूट के। डंकी रूट जो इलीगल इमाइग्रेशन होती है यूएस की तरफ, इंडिया से भी आते हैं, आपके जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां से भी आते हैं। बाद में देखा गया 4 जो इमाइग्रेंट्स यूएस में जा रहे थे, मैक्सिको की एक वॉल के बारे में भी आपने यहाँ पे सुना होगा, उसको क्रॉस करके चले जाते हैं। अगर वहां पे किसी ने नाका लगाया था, चेकिंग रखी हुई थी, तो पकड़े जाते हैं, तो उनको वापस भेज दिया जाता है, या फिर नहीं पकड़े जाते हैं तो उस वॉल को आराम से वो क्रॉस करके निकल जाते हैं। आराम से ये सफर होता नहीं है, बिकॉज बीच में बड़े ही गर्म एरियाज आते हैं। एक बार गुजरात की फैमिली जाती है, जब ये डंकी रूट का सारा इशू सामने आया था, याद होगा आपको, अमृतसर में भी 2 फ्लाइट्स आई थी कि जो इंडिया में डिपोर्टी वापस भेजने हैं, तो 2 फ्लाइट्स आई थी उसके लिए भी। सेम कोलंबिया की भी फ्लाइट्स भेजी गई थी कि जो आपके यहाँ से रिफ्यूजी हमारी कंट्री में आ रखे हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं। 4 इमाइग्रेंट जो साउथ अमेरिका से आते थे उसमें से एक कोलंबिया का ही आपको दिखाई देगा। देन उसके बाद क्यूबा के आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा। कोल्ड वॉर एरा याद करो, कल हमने देखा था 1945 से 1991 का टाइम पीरियड। 1962 जिनको अक्टूबर क्राइसिस भी बोला जाता है या फिर क्यूबन क्राइसिस भी बोला जाता है, यहाँ पे यूएसएसआर ने डिप्लॉयमेंट कर दी बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन की, न्यूक्लियर मिसाइल जो थी उनकी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है। अब यूएस ने थोड़ी ये एक्सेप्ट करना था कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेके बैठ जाए, तो ये सारे इश्यूज आते हैं क्यूबा के साथ में। मैक्सिको में देखोगे तो यहाँ पे भी एक आपने नाम सुना हो अगर, पैंचो विला। ये जो पैंचो विला था ये रेवोल्यूशनरी था मैक्सिको का, जो मानता था कि जो यूएस की डोमिनेंस है, जो यूएस खुद को बार बार डोमिनेटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिड्यूस करी जाए। एक अटैक करा जाता है यूएस के थ्रू मैक्सिको के ऊपर, और जैसे वो अटैक हुआ तो पैंचो विला के साथ जो मिलिट्री इन्वॉल्व थी, अरे नाम है ये पता नहीं क्या हंसे जा रहे हो, पैंचो विला, ठीक है, तो जो पैंचो विला था ये जीत जाते हैं और ये नेशनल हीरो बन जाता है मैक्सिको का। तो उसके बाद टेरिटरीज का सेग्रीगेशन हो जाता है कि ये वाली टेरिटरी यूएस को गई, पैसा लो, टेरिटरी वापस कर दो, मैक्सिको अलग हो जाता है। तो तीनों का 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट है। कल आपने पूछा भी था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं केस फाइल कर सकते, मैंने आपको बता दिया था यूएस के लिए वो स्लीपिंग बॉडी है, जो भी केस निकल के आएगा। देखो आईसीजी में आपने क्या देखा था, जो केस होता है वो 2 कंट्रीज के बीच में होता है, मतलब यूएस भी केस फाइल, जो वेनेजुएला है वो यूएस के अगेंस्ट केस फाइल करेगा और हियरिंग के लिए यूएस को वहां पे जाना पड़ेगा, वो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? डोमिनेंस क्यों है यूएस की इतनी कि लिखित में कहीं नहीं है कि यूएस ऐसे टेरिटरीज को कॉन्कर कर सकता है। हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपने आर्टिकल नंबर 2 पढ़ा है, किन्नों ने पढ़ लिया है, मतलब पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, बाकी उन्हें नहीं पढ़ा है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 2 है, पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे अभी स्टैटिक के अंदर, वो बोलता है कि इंडिया फॉरेन टेरिटरी को लेके आ सकता है, पर फोर्सफुली एनेक्स नहीं कर सकता उसको, कि कल को फोर्स लगाए, वेपन दिखाए और उनको एनेक्स करने की ट्राई करें। वो सिर्फ पोर्टुगल के केस में हुआ था, वहां पे पोर्तुगीज को जाना था, तो इस वजह से ऑपरेशन विजय कंडक्ट करवाया गया था। सिक्किम ने खुद अपनी डिजायर आगे रखी थी कि हमें आपका इंटीग्रल पार्ट बनना है, तो फोर्सफुली एनेक्सेशन का किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। लिखित में आप ये चीज नहीं करते, कहीं पे भी लिखित में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चार्टर आता है यूनाइटेड नेशन का चार्टर, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, फोर्सिबल एनेक्सेशन नहीं होनी चाहिए। आप तभी करोगे जब वहां के लोग विलिंग है, वहां की पॉपुलेशन बोल रही है कि हमको जाना है इनके साथ, तो यहाँ पे तो इलीगल एनेक्सेशन है। और ऑयल रिजर्व के पीछे तो ट्रंप ने करा ही नहीं है एनेक्स। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है किस बेसिस पे करा? नार्को टेररिज्म, यहाँ से बड़ी सारी ड्रग्स आती हैं तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर इनको हम कैप्चर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर कौन है परमानेंट उसमें? यूएस लीड कर रहा है,
यूएस लीड कर रहा है, बाकियों के पास भी वीटो पावर है, रशिया आगे आ नहीं रहा कन्फ्रंट करने के लिए। क्यूबा की अगर बात करें, क्यूबा की कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, आगे आ नहीं रहा। इस टाइम पे जो डोमिनेटिंग कंट्री चल रही है, अब देखो डोमिनेंस इनहेरिटेड होता है, इनको भी एक मैनिफेस्टो करके डेस्टिनी इनकी थ्योरी थी। इनका मानना है कि अमेरिका को ना एक डिवाइन एक्सेसिबिलिटी मिल रखी है कि इन्होंने सारी चीजें ठीक करनी है, जहां पे भी कोई चीज डैमेज करेगी। मोनरो डॉक्ट्रिन भी कल की आपको याद होगी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और यूरोपियन यूनियन की, जहां पे हमने बात करी थी। सेम डॉनरो फिर उसको रिब्रांड कर देता है। तो आज आप पढ़ोगे एक मैनिफेस्ट डेस्टिनी करके थ्योरी, इनको लगता है ये चीज पास से ही लगती आ रही है, 1775 के ये फ्री हो रखे हैं, उसके बाद यही तो कर रहे हैं ये सारे काम। इनको लगता है कि हमें एक डिवाइन अथॉरिटी मिल रखी है, एक डिवाइन पावर मिली है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए जाएंगे, और स्पेशली वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। तो यूएस क्या कर सकता है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में साउथ वाला पार्ट है उसको कॉन्कर कर सकता है। ये इनको लगता है, ये कहीं पे रिटर्न फॉर्म में नहीं है। और डोमिनेट क्यों कर रहा है, तो नंबर 1 इज डॉलर। डॉलर आप देखोगे मेजोरिटी कंट्रीज डॉलर को यूज कर रही हैं। इसको काउंटर अटैक करने के लिए ब्रिक्स प्लस के बारे में आप सुनते हो, तो ब्रिक्स प्लस जो क्यूबा हो गया जैसे, तो ये भी कहीं ना कहीं क्यूबा है, देन आफ्टर आपका ये कोलंबिया है, ये ब्रिक्स प्लस में क्यों इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि ये यूएस के अगेंस्ट है। और उसके बाद आप आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस देखोगे, राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट, कहीं ना कहीं कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको, यहाँ पे भी आपको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इमर्ज करती हुई दिखेगी, राइटिस्ट के साथ बिगड़ जाएगी। राइटिस्ट वही दोबारा से पैसा, और लेफ्टिस्ट वही दोबारा से सोशल वेलफेयर, जो नेशन की सॉवरेंटी है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क उठेगा, ये फाइट करने के लिए आगे आएंगे। वो चीजें कॉमन ही है। नंबर 2 फैक्टर इज, नंबर 1 डॉलर हो गया, जिसकी वजह से वो खुद को सुपर पावर आज के टाइम पे डेजिग्नेट कर रहे हैं। नंबर 2 इज इनकी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स। बॉर्डर देखोगे ना अगर, तो सेंट्रल अमेरिका में सिर्फ मैक्सिको के साथ लगता है 3514 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर एरिया है जो मैक्सिको से टच करता है। इसके अलावा कोई इंटरनेशनली आप इनकी कोई ज्योग्राफिकल टेरिटरी का डिस्प्यूट नहीं देख पाओगे कि किसी और कंट्री के साथ होगा। तो नंबर 2 आ गया इनका कि ज्योग्राफी ही ऐसी है कि इनके इतने ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। इंडिया को देख लो, इधर पाकिस्तान बैठा है, जुड़ के बैठा हुआ है, ऊपर देखोगे चाइना बैठा हुआ है। यहाँ पे अब पहले नहीं काउंट करते थे, पर बांग्लादेश में यूनुस जब से आया हुआ है तो वो सारी एंटी इंडिया के अपनी स्टेटमेंट्स देता है। श्रीलंका, यहाँ पे जैसे ही पॉलिटिकल पावर्स चेंज होती हैं उस हिसाब से हमारे रिलेशन बदलते रहते हैं। इसके बाद यहाँ चले जाओ म्यांमार, इतने सारे रिफ्यूजी आ गए। तो मतलब हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे बड़ा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इनको ज्योग्राफी की एडवांटेज मिल जाती है। तो नंबर 1 डॉलर आ गया, नंबर 2 इज ज्योग्राफी की एडवांटेज, नंबर 3 क्या आ जाएगा, इनका कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। कल्चर, हॉलीवुड, सारी मूवीज कितनी चलती हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड चलती हैं लगभग। आपकी चाहे किसी कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो, आपकी जो मूवीज होती हैं वो हर कंट्री के अंदर चलती है। तुर्की है, किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को। इंडिया और पाकिस्तान को रख दोगे आप तो वो पाकिस्तान को ही पिक करेगा, ऑब्वियसली रिलीजन सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। पर आप मूवीज देखोगे, ड्रामाज देखोगे, वो इंडिया के तुर्की में भी देखे जाते हैं, तुर्की के इंडिया में भी देखे जाते हैं। सेम आपका यूएस का भी है, हॉलीवुड का एक बड़ा इन्फ्लुएंस आपको थ्रू आउट वर्ल्ड मिलेगा। टेक्नोलॉजी की बात करी, सेमीकंडक्टर हो गए, वेपन्स में नंबर 1। अभी एक रिपोर्ट आएगी थोड़े दिनों में, सिप्री नाम की रिपोर्ट, वो बताती है किस कंट्री ने कितना पैसा वेपन्स के ऊपर लगाया, अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाया। नंबर 1 पे आप देखोगे यूएस, नंबर 2 एंड नंबर 3 में सिचुएशन चेंज करती रहती है, कभी चाइना आएगा, कभी आप देखोगे रशिया आ जाएगा। नंबर 4 पे हम है खुद इंडिया। हमसे पहले जापान का भी रैंक आता था, जर्मनी भी था, पर इंडिया ने अपना डिफेंस बजट वगैरह भी इंक्रीज करा, वेपन की प्रोडक्शन भी करी, चौथे नंबर पे आ गए। अब देखते हैं 26 में हमारी क्या रैंकिंग रहेगी, पर फर्स्ट पे आप एक ही कंट्री को देखोगे दोबारा से, दैट इज यूएस। तो मतलब मिलिट्री वाइज देख लो, टेक्नोलॉजिकल वाइज देख लो, वेपन के अकॉर्डिंग देख लो, डोमिनेट कौन कर रहा है, यूएस। तो इसी वजह से सुपर पावर की तरह लीड कर रहा है। और ये जो एनेक्सेशन था, एक ही ऑप्शन थी आईसीजे, आईसीजे की जितनी भी एनफोर्समेंट्स आई हैं, अगर यूएस को लगा है मेरे हित में ये केस नहीं आया, उसने सुनी नहीं है कभी, तो मतलब ये लिखित में भी नहीं मिलेगा कि आप इस टेरिटरी को कॉन्कर नहीं कर सकते, या एनेक्स नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। तो सब कुछ अनसेफ है एक सुपर पावर के पास। डोमिनेटिंग कंट्री कोई भी नहीं होती जस्ट बिकॉज आपकी करेंसी ठीक ठाक चल रही है, टेक्नोलॉजी में आप आगे लीड कर रहे हो, मिनरल्स की भी कमी नहीं है, जितने भी इनकी वाटर बॉडीज है वहां पे भी ये ड्रिलिंग करवाते हैं मिनरल्स की इनकी। अभी जैसे ग्रीनलैंड का भी एक इशू आपने सुन लिया होगा, ग्रीनलैंड को बार बार बोलता है यूएस की ग्रीनलैंड मैंने ले लेना है, डेनमार्क के अंडर है वैसे, पर ग्रीनलैंड को भी ले, क्यों भाई, उसके कोस्टल एरियाज पे देखोगे ना, हेल लॉट ऑफ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि हर कंट्री के लिए टोटल 17 होते हैं, ग्रीनलैंड में आपको मिलेंगे। तो ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आप देखोगे यूएस को कहीं ना कहीं सुपर पावर बना देते हैं। लिखित में आप बोलोगे यूनाइटेड नेशन चार्टर को ये बार बार ले आते हैं बीच में, पर उसमें भी फोर्सफुल एनेक्सेशन नहीं लिखी गई है।
अब लग गया पता यूएस क्यों सुपर पावर, ये क्वेश्चन आया था किसी का एक डाउट, तो मैंने सभी के साथ ही डिस्कस कर लिया। डन। तो इसी वजह से ये सुपर पावर है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स होंगे जो मैंने शायद स्किप कर दिए, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब कोलंबिया के बारे में देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब क्या हुआ कि वेनेजुएला का कैप्चर हुआ। कोलंबिया की पहली स्टेटमेंट आती है कि ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ है ये इलीगल चीज है, कि ऐसे ही आप किसी के घर में आते हो, उनके बेडरूम से वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हो अलॉन्ग विद उनकी वाइफ के साथ, तो ये तो बिल्कुल ही इलीगल है चीज। कोलंबिया ने पहली वॉइस यहाँ से रेज करी, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बोला था वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को कि अगला जो नंबर होगा वो आपका होगा, तो कोलंबिया को ही टारगेट करा था। तो अभी इन्होंने दे दिया दोबारा से ओपन स्टेटमेंट, सटक तो गए ही हैं, अब यहाँ पे प्रूव भी कर ही रहे हैं कि कोलंबिया अब तेरी बारी। तो अब कोलंबिया के बारे में आपने देख लेना है कि क्या क्या स्टांसिस में चेंजेस आए। अगेन जो फैक्टर निकल के आएंगे वही कॉमन से फैक्टर होंगे। नंबर 1, नार्को टेररिज्म का आप फैक्टर देखोगे कि आपके एरिया से बड़ी सारी इलीगल तरीके से ड्रग्स हमारी कंट्री में पहुंच रही है, और जो हमारी कंट्री यानी कि यूएस है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो अब्यूज से सफर कर रही है, ड्रग अब्यूज करती है, डेथ्स हो जाती है। उसके बाद जो नंबर 2 फैक्टर आएगा दैट इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी वही राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट जब तक राइटिस्ट होंगे तो ट्रंप भी क्या है, राइटिस्ट ही है, रिपब्लिकन से बिलोंग करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करता है। टैरिफ वाला याद रखा करो कि टैरिफ एक सुंदर शब्द है डिक्शनरी के अंदर, तो वहां से याद रह जाएगा कि उनकी कैपिटलिस्ट अप्रोच है। और कोलंबिया में मैंने बोला लेफ्टिस्ट जैसे ही आएंगे तो आप देखोगे उनके बीच में दोबारा से रिलेशन टर्मोइल कर जाएंगे। सेम इंडिया का भी तो होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी पड़ोसियों की बदलती है तो उनकी अप्रोच भी हमारे लेके बदल जाती है। अब जैसे शर्मा ओली है, ओली शर्मा आपने देखा होगा, कहाँ पे आता है, नेपाल। तो जैसे वो आते हैं हमारे जो रिलेशन है वो खराब होने शुरू कर जाते हैं, जब दूसरी पार्टी आती है हमारे रिलेशन इंप्रूव होने लग जाते हैं। पहले हम भाई भाई होते हैं, बाद में दुश्मन दुश्मन बन जाते हैं। तो आइडियोलॉजी के हिसाब से आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट वेरी करते रहते हैं। यूएस खुश रहता है कि आप ड्रिलिंग करने दो, उसको मिनरल को प्रोड्यूस करने दो, ऑयल की प्रोडक्शन करने दो, पर जैसे ही कोई बोल देता है ना नेशनल सॉवरेंटी की हमारी कंट्री को बिलोंग करता है, आप क्यों बोल रहे हो भाई बार बार कि आपने यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, तो वैसे यूएस को दिक्कत हो जाती है। सैंक्शन सुनोगे आप एक टर्म, पेनल्टी लगा दी जाती है। अगर मान लो अब जैसे वेनेजुएला है, उसके ऊपर कल आपने पढ़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, वो ऑयल के प्राइसेस जब क्रैश हुए थे, तो उसमें आपने क्या देखा, इंडिया अगर अब चाहे भी कि वेनेजुएला से ऑयल परचेज करना है, एक बार ट्रंप ने बोल दिया सैंक्शन लगेंगे। इवन आज के भी आप फ्रंट पेज पे देखोगे, एक फ्रंट पेज के लास्ट वाले कॉर्नर पे एक आर्टिकल आ रखा है जिसमें बोला है कि हम क्रूड ऑयल रशिया से कम परचेज करेंगे। ये इंडिया की स्टेटमेंट गई है यूएस को कि हम ऑयल की जो परचेजिंग है फ्रॉम रशिया उसको रिड्यूस कर देंगे, पर आप टैरिफ कम करो। वो टैरिफ कौन से, जो रात वाले लेक्चर में या फिर पिछले लेक्चर आपने लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगे थे। नंबर 2 पेनल्टी लिवाई, जो पनिशमेंट के तौर पे टैरिफ हमारे ऊपर लगाए गए थे। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ थे, 25% पेनल्टी लिवाई थी। उसके अलावा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, मल्टीपल ड्यूटीज लगाई, वो कहीं ना कहीं टैरिफ पहुंच गया 59.97% के आसपास। तो मतलब वो जो कॉस्ट थी वो तो थी, अब आपको एक्स्ट्रा पैसा इतना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट गई है कि रशियन ऑयल हम कम परचेज करेंगे, बशर्ते आप क्या करो, हमसे हमारे ऊपर जो इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए हुए हैं इनको रिड्यूस करो। सैंक्शन एक कॉमन टर्म रहेगी बार बार जो यूएस से आप यूज होता हुआ देखोगे। सैंक्शन हो गया, टैरिफ की इंडिया का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, मतलब डरता है हर कोई सुपर पावर से। पहले हमने भी नहीं सुनी, हमने बथेरा ऑयल परचेज किया, फटाफट से किया, पर जब इकोनॉमिक लॉस, एक डेफिसिट वाला याद है, करंट अकाउंट डेफिसिट, जब आप चीजें ज्यादा परचेज करते हो और बेचते कम हो तो आपका पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, ये बढ़ता चलता है, और ये बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता कंट्री की ग्रोथ के लिए पैसे के हिसाब से। तो ये जो चीजें हैं इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो सुपर पावर है वो इस टाइम पे यूएस ही कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। रशिया ठीक था, रशिया बिल्कुल कंपटीशन प्रोवाइड करता था यूएस को टेक्नोलॉजिकली। जब बड़े सारे एयरक्राफ्ट रशिया ने बनाने शुरू करे थे, यूएस ने अपने मेंबर भी भेजे थे कि जाके चोरी करके लाओ कि कैसे बना दिया इन्होंने ये एयरक्राफ्ट, हमको भी देखना है। चोरियां भी बड़ी सारी करवाई, पर रशिया जब यूक्रेन के साथ उलझा, बस वहीं तक उलझा हुआ है। जब भी रशिया का नाम आता है साथ में यूक्रेन आ जाता है, वाइफ की तरह, हस्बैंड एंड वाइफ का नाम इकट्ठे लिखते हो, ऐसे रशिया और यूक्रेन का हाल हो रखा है। तो इस टाइम पे आप देखोगे एक्चुअल में यूएस एज अ सुपर पावर लीड कर रहा है, ऊपर से प्रेसिडेंट ऐसा हो एप्स्टीन फाइल वाला, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं अगेन, है ना। वैसे बेस्ट फ्रेंड बड़ा तगड़ा निकला ये एप्स्टीन का, जेफरी एप्स्टीन, मतलब एक बार भी इसने नहीं बोला कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो तो बुक्स वगैरह में दिख गए कि माय बेस्ट फ्रेंड जेफरी एप्स्टीन, उनकी कॉन्वर्सेशंस निकली, पर वो सप्रेस करवा दी इन्होंने। अभी बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो एक्सपोज भी करी हैं, ब्लैक मार्क के साथ करी हुई हैं, बड़ी सारी चीजें दिखाई नहीं गई हैं कि क्या लिखा हुआ था।
चलो ठीक है, ये यूएस की बात नहीं है, हर कंट्री में ऐसी एक्सप्लॉइटेशन होती है फीमेल्स के साथ, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आर्टिकल दे रखा है। आर्टिकल नंबर ट्रैफिकिंग 23, जो 24 आर्टिकल है और 23 आर्टिकल है आपके संविधान में, फंडामेंटल राइट्स हैं ये। 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे फोकस करा जाता है कि आप फीमेल्स को बेचोगे नहीं ऐसे तस्करी के रिलेटेड किसी भी काम के अंदर, आप किसी के ऑर्गन नहीं बेचोगे, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, ये सारा आर्टिकल 23 में आपको मिलेगा। 24 में क्या है, बच्चों को लेके एक्सप्लॉइटेशन का स्पेशल मेंशन है कि 14 साल से नीचे का अगर बच्चा है तो उसको आप किसी भी हजार्डोस फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करवाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। चलो बैक टू द कोलंबिया, कोलंबिया चलते हैं। तो जैसे ही मदुरो, निकोलस मदुरो, एक मिनट, हाँ चाइल्ड लेबर, यस यस, हाँ तन्वी देखो जिसकी करेंसी चलेगी उसके पास ही सैंक्शन का राइट आएगा ना, जो डोमिनेट कर रहा होगा जिसका करेंसी उस टाइम पे। अब डॉलर कैसे डोमिनेट करता है, इसको भी कंपेयर करा जाता है बड़ी सारी करेंसीज के साथ। जापानीज करेंसी येन, वैसे पाउंड आ जाता है, स्टर्लिंग आ जाता है, देन देयर इज और भी बड़ी सारी 6-7 करेंसीज है, इनके साथ DXY करके एक इंडेक्स बनता है, फिर करेंसी को कंपेयर करा जाता है, फिर निकल के आती है डॉलर एज अ इमर्जिंग करेंसी। वो इंडेक्स आपके पेपर में कोई नहीं पूछेगा, पर वैसे कंपैरिजन करा जाता है। एनीवे जो डोमिनेट करेगा सैंक्शन की पावर उसके पास अल्टीमेटली चली जाएगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपने मेंशन करा, फ्रांस, याद करो अपना ही केस इंडिया का, जब हमको 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन करवानी थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हम पहले फ्रांस के पास ही तो गए थे, पर फ्रांस ने क्या बोला था, यूएस अगर मना करेगा तो हम नहीं आएंगे। तो यूएनएससी में 5 मेंबर में से 2 तो कट गए, यूएस और फ्रांस परमानेंट मेंबर है। नए वाले स्टूडेंट थोड़ा सोचेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये हर कंट्रीज के बीच में हार्मनी मेंटेन करने की ट्राई करते हैं कि हम पीस एस्टेब्लिश करेंगे। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 में से 5 जो होंगे वो कैसे हैं, परमानेंट मेंबर, और 10 कैसे आएंगे, नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये शफल करते रहते हैं, इसमें इंडिया भी थोड़े टाइम के लिए चेयरमैनशिप को होल्ड करता है। इसका मतलब ये नहीं होता बड़ा ज्यादा हाईलाइट करा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि यूएनएससी की सीट मिलेगी, नहीं, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलता है, हमारी टर्न भी ही आनी थी, ये उनके टेन्योर में आ गई तो तीसरा टेन्योर है तो आनी थी उनकी टर्न भी। पाकिस्तान भी यहाँ पे लीड करता है, तो ये नॉन परमानेंट मेंबर में तो सारे आते रहते हैं। ये जो 5 है ये 5 ही हैं, फिर इनके पास वेटो पावर होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 इज यूएस, यूएनएससी में बेशक बोला गया कि जो ये 5 मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर ऐसी है कि हाँ बोल दिया तो हाँ, ना बोल दिया तो ना, पर यहाँ पे 5 लोग हैं तो आपकी 5 में से 3 हाँ होनी चाहिए, 2 ना होनी चाहिए, तब कहीं बैलेंस बनेगा, मतलब 3:2 का रेशो। अगर ये बनता है, अगेन 2 ने हाँ करी है, 3 ने ना करी है, अगेन डोमिनेट क्या कर गया, ना कर गया, यहाँ पे कभी भी आप देखोगे आती नहीं है सहमति, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसका क्रिटिसिज्म कभी चाइना करेगा। मेंबर देख लो पहले, यूएस, देन यूके, देन चाइना, फ्रांस एंड रशिया। कौन से वाला, इंडिविजुअल करा ना, यूएनएससी का तो रोल ही नहीं आया अभी के लिए, यहाँ पे भी ये हल्ला कर देगा। जैसे ही यूएनएससी में कोई मीटिंग होएगी विद रिस्पेक्ट टू ये जो वेनेजुएला वाला केस हुआ या कोलंबिया वाला जो अभी स्टेटमेंट दिया गया है, ये लड़ाई करने पे उतर जाता है। जो भी एनफोर्समेंट निकल के आएगी ये बोलेगा मेरे पास भी तो वीटो पावर है, मैं डिनाई करता हूँ, तो फिर उसके बाद सपोर्ट में यूके यहाँ पे इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। इनके साथ याद करो मॉनरो डॉक्ट्रिन, पहले बोल दिया था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, अर्थ को जब आप कट करते हो इस डायरेक्शन में, ये आपका ईस्टर्न बन के आता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उसने पहले बोल दिया था कि जो यूएस का इन्फ्लुएंस होगा वो यूरोपियन यूनियन पे नहीं पड़ेगा, पर बाद में सुपर पावर बन जाती है, इन्फ्लुएंस आज के टाइम पे देखने को मिलता है। चलो यूके से सपोर्ट भी आ गया, बाद में ये फ्रांस को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो दोबारा से चेंजेस आ जाते हैं। रशिया कहीं ना कहीं पूरा अगेंस्ट होता है यूएस के। अब इंडिया को बोला जाता है कि नॉन परमानेंट से इसको ऐड कर दो परमानेंट मेंबर के अंदर, मतलब वीटो पावर किसके पास होनी चाहिए, इंडिया के पास भी। अब रशिया उसमें सपोर्ट कर देता है, इनका मूड करता है तो सपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो ये सीधा डिनाई कर देते हैं। वो सपोर्ट है, वहां पे हामी नहीं भरी गई है। सपोर्ट करना, आप किसी को बस पीछे से बैकिंग दे रहे हो कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ तो करी नहीं, हाँ भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी जाके वो ऑफिशियल माना जाएगा, वो कोई नहीं करता दोबारा से। यहाँ पे रशिया को डिनाई करने के लिए चाइना आ जाता है। अब ऐसा नहीं है इशू एक ही होएगा, और भी बड़े सारे मुद्दे होते हैं, ये बोलते देख ले वो वाला मुद्दा भी है, अगर कल को मेरे को चाहेगा कि तू हाँ कर दे, मैं नहीं करूंगा हाँ, तो वो जो इंटरनल राइवलरीज हैं वो यहाँ पे मर्ज कर जाती हैं। अगेन डोमिनेट कौन कर जाता है, यूएस। सेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे देखे आपने, हेग, नीदरलैंड। अभी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको क्यों बनाया था कि 2 कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, पर जब केस फाइल करने के लिए जाते हो
तो वहां पे दोनों पार्टीज आती है ना, जो भी वर्सेस केस चल रहा होता है दोनों पार्टीज वहां पे बैठती हैं। यूएस आता ही नहीं है, यूएस को लगता है कि मैं खुद ही अपनी ज्यूरिस्डिक्शन कर लूंगा, मेरे को किसी की एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। अब एनफोर्समेंट वर्ड बोल दिया, आईसीजे में भी कौन एनफोर्समेंट करता था? नहीं, यूएनएससी। यूएनएससी सुनो, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे भी लास्ट में जो कोऑपरेशन निकल के आती है वो यूएनएससी की निकल के आती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे भी यूएससी लड़ रहा होता है, अपनी बात मनवा ही लेता है। ज्यूरिस्डिक्शन जो आईसीजे की आती है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वैसे सारी कंट्रीज का एक कोर्ट है आईसीजे। यहाँ पे यूएस लड़ने पे उधर जाता है, ये ज्यूरिस्डिक्शन ही एक्सेप्ट नहीं करता। अब कर ही नहीं रहा है, अगला मिलिट्री का फिर थ्रेट देने लगता है, दोबारा से वेपन्स का थ्रेट देने लगता है, अपने डॉलर्स का थ्रेट देने लगता है, सैंक्शन का थ्रेट देने लगता है। सारे इसकी बात मान लेते हैं फिर से। तो सुपर पावर तो कर रहा है लीड इस टाइम पे। अब चाइना एक राइवलरी की तरह इमर्ज कर रहा था, आपने देखा $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाती है उनकी इकोनॉमी अचानक से। तो वो इकोनॉमी क्रॉस तो करी, पर 26 में आप देखोगे तो एक एंशियसनेस है चाइना के अंदर। उनको लग रहा है कि हम डेमोग्राफी की जो डिमांड है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है, उसको कहीं फुलफिल करने में लैग कर रहे हैं। और जो यूएस है, इसकी बढ़ती हुई सुपर पावर को देके वो थोड़ा तो डरा हुआ है इस टाइम पे। तो चाइना भी एक एक्टिव राइवल हम नहीं मान सकते कि रशिया अगर ऊपर उलझा हुआ है तो नीचे चाइना बैठा हुआ है, नहीं कर पा रहा है उतना कम्पीट, अभी भी डेवलपिंग कैटेगरी में ही उसे कंसीडर करोगे। डन। डेवलप कंट्रीज जो अपनी लग्जरियस लाइफ तक आ चुकी हैं, इंडस्ट्री सेटअप उनके पास हो चुका है, उनके पास सब कुछ है, अब वो ग्रोथ पे फोकस ज्यादा करते हैं। डेवलपिंग अभी जा रहे हैं उस रास्ते के ऊपर, तो चाइना को भी अभी डेवलपिंग में ही बोला जाता है। लेबर देखोगे काफी ज्यादा स्किल्ड आपको मिलेगी चाइना की, अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें। और वहीं पे अगर यूएस देखें, डॉलर चमक रहा है तो उड़ रहा है इस टाइम पे। बोलते हैं ना कि अगर किसी का नेचर आपको जानना है, कैरेक्टर के बारे में आपको जानना है, तो उसके पास पावर पकड़ा दो। तो सेम ट्रंप आपके पास एक एग्जाम्पल है कि पावर पकड़ा दी है, उसके बाद उनका नेचर आपको सामने दिख रहा है। इवन एप्स्टीन फाइल की अगर बात करें तो उन्होंने बोला था, जब उनसे क्वेश्चन करा था कैंपेन्स के टाइम पे, जब वो मागा की टोपी पहनता था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनसे पूछा था, वो जो एप्स्टीन फाइल थी, एक एक्टिविस्ट उठती है, जर्नलिस्ट उठती है, वो पूछती है एप्स्टीन फाइल के बारे में करोगे कुछ? तो थोड़ी देर सोचा, यस आई विल डू डेफिनेटली। और जब जीत गया तो उसके बाद बोरिंग मुद्दा हो चुका है, अब इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में जाके कैसे ना कैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से वो सारी फोटोज वगैरह लीक होती हैं, वीडियोज लीक होती हैं, तब जाके वो सामने आया। ये तो खुद बड़ा बेस्ट ही हुआ करता था एप्स्टीन जेफरी का। अब ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, ये बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी ये लीडर्स होते हैं, वहां से इनको एविडेंसेस मिलते रहते हैं। लास्ट में एक जगह पे सिग्नेचर कर दिए थे कि माई बेस्ट फ्रेंड एप्स्टीन जेफरी, तो वहां से पता लगा इसका तो रिलेशन ही बड़ा तगड़ा था। और जिस दिन एप्स्टीन जेफरी की डेथ हुई थी जेल के अंदर, पहले तो छुड़वा दिया था कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस लगा देते हैं, तो मान लेना थोड़ी सी पनिशमेंट मिलेगी, बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद बड़े सारे प्रोटेस्ट लीड करने लगते हैं कि बड़ी सारी फीमेल्स आ गई। यूट्यूब वगैरह भी आप देखते ही हो, उस पर भी बड़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन रखी हैं जो फीमेल उस सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। 14 साल की, 16 साल की थी, तो बाद में तो उम्र बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने जब ये हाईलाइट करा तो उस टाइम पे दोबारा से उसको कैप्चर किया गया, जो जेफरी एप्स्टीन था। और फिर बाद में पता लगता है कि ये तो बड़ी ही चेन में डेवलप करा गया था, जो ये सेक्स ट्रैफिकिंग का माहौल था। दूर आइलैंड में जाके बंगलो वगैरह बनाए थे, वहां पे जाके अय्याशियां किया करते थे। तब जाके पता लगा, फिर ये केस दोबारा खुलता है और एक दिन अचानक से डेथ हो जाती है जेफरी एप्स्टीन की। और उस दिन जेल का कैमरा नहीं चल रहा था, तो आज तक किसी को पता नहीं है कि मरा तो मरा कैसे। वहां पे बस एक कपड़ा सा था, ये बोला गया कि फांसी लगा के मर गया। तो बस ये था इस केस का, और फाइल्स पूरी क्लोज कर दी जाती हैं। ठीक है, मान ली ये थ्योरी। अब ये देखो, ये हाइपोथेसिस बनी थी, इसके कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। ये यूएस और ये बाकी जो कंट्रीज हैं इनके अगेंस्ट ये क्लेम करती हैं, ये तो फिर बाद में डेवलप थ्योरीज है, वही मार दी आपने जिससे पता लगना था, उसके बाद आपको नहीं है इस चेन का पता, बाद में तो थ्योरीज ही रहती है। चलो हाँ ठीक, अब जिसने तो बोल दिया वो तो उसकी अपनी कमिटमेंट थी, वहां पे उसने खुद वो विटनेस की चीज, तो वो तो ठीक है, वो इंडिविजुअल लेवल पे। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो संभालता तो वही था, मतलब उसी के थ्रू ये सारा काम चलता था। मैंने इस आर्टिकल को इसीलिए डिस्कस नहीं किया था ज्यादा कि आप सभी ने देख लिया था, मुझे पता है, फोटो जैसे ही आई होगी, बाकी आपने देखा ना देखा, ये वाला क्लिक करके जरूर देखा था, क्योंकि इसका रिलेवेंस नहीं बन पा रहा है। अब आपको बहुत रेयर होगा कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और बड़ी सारी चीजें हाइड आउट हैं, अभी भी आपको नहीं है रियलिटी पता इस केस से रिलेटेड। तो अभी के लिए इसको छोड़ना ही पड़ेगा हमें, और बस पता होना चाहिए था आपको कि ऐसा भी कोई केस था। चलो आज तो हमने स्टोरी कर ली, अब कोलंबिया देख लें थोड़ा सा। ये तो ओवरऑल देखा कि क्यों यूएस इस टाइम पे सुपर पावर की तरह एक्ट कर रहा है। चलें थोड़ा सा आगे। नहीं, मेरा क्या है, फिर बोल लो कि मैम ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। अब क्लास में तुमने नहीं एक्टिविटी दिखाई,
देखो करंट अफेयर है, अखबार है ये, आज की अलग है कल अलग आएगी, ये बढ़ती ही जाएगी और आपका पेपर आ जाएगा। फिर देखोगे इसके डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ, इससे ही आता है पेपर। उन्होंने क्लेम करा नहीं आता, हर साल एक बार कुछ भी नहीं आया। तो अखबार पढ़नी पड़ेगी आपको, थोड़ा दम रखना पड़ेगा। दम दिखाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। ये क्या सुस्त आप चाहते हो आपके जिले का जो डीसी है वैसे सुस्त बैठे चेयर पे आके सो जाए बस कि मेरे से नहीं होता आज काम, कल कर लूंगा ये वाला, वो बोलेगा फिर से वैसा ही आ गया जैसे पहले वाला था। ऐसा ही तो नहीं चाहिए। तो थोड़ी एक्टिव प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगेन ऑनलाइन अभी सारे आगे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। जो नए स्टूडेंट हैं 2:30 आपकी ओरिएंटेशन है, जरूर उसको अटेंड करें। आपको बड़े सारे डाउट्स होंगे प्रिपरेशन को लेके, सॉल्व होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आता भी नहीं है बच्चों को डाउट, जब वो एक बार ओरिएंटेशन वाली क्लास लगा लेते हैं। आपको आया था, आपकी भी तो ली थी सबकी। आप तो ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन में ज्यादा दिक्कत आती है। आप लोग यहाँ पे पूछ लेते हो ना, तो ऑनलाइन में ज्यादा दिक्कत आती है। चलो ठीक है, अब कोलंबिया चली पड़ते हैं फाइनली। तो अभी हम जा रहे हैं एक साउथ अमेरिकन कंट्री में। और कल आपने याद रखा होगा, अगर एक रिवर पड़ी थी आपने वेनेजुएला में, ऑरिनोको, तो वही रिवर कोलंबिया से भी जाती है और फाइनली ड्रेन आउट कर जाती है इनटू पैसिफिक ओशन। अब कोलंबिया के अगर आप बॉर्डर देखोगे तो टोटल 4 कंट्रीज के साथ आएंगे। कौन कौन से? एक तो वेनेजुएला के साथ ही लगा है, इधर ब्राजील आ जाएगा, देन इक्वाडोर आ जाएगा, और पनामा आ गया ये वाला। चिली तो नीचे है, पनामा ये आ गई, पनामा के नाम। इवन पनामा में भी मिलिट्री इंटरवेंशन करा हुआ है यूएस ने, यहाँ पे भी बड़ी सारी कैप्चरिंग कर ली थी। चलो वो अलग स्टोरी है, पनामा की भी कर लेंगे डिस्कस, अब चल ही रहा है ये सारा। तो सबसे पहले कोलंबिया की बात करते हैं। देखो 2 कंट्रीज यानी कि कोलंबिया और दूसरी है मैक्सिको, इनको एक कॉमन थ्रेड दिया गया कि आपकी कंट्री से हमारी कंट्री में यानी कि यूएस में बड़ा सारा इलिसिट ड्रग आ रहा है और इसको रोको, नहीं तो अदरवाइज आपको पता है वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, नार्कोटिक्स में आपका भी केस फाइल हो जाएगा। देन क्यूबा को क्या बोला? क्यूबा को बोला अच्छा तुम तो बड़े दोस्त बनते हो वेनेजुएला के, और जो वेनेजुएला है ना ऑयल बेच रहा था, क्यूबा को भी ऑयल बेचता था वेनेजुएला सब्सिडाइज्ड रेट पे। सब्सिडाइज मतलब सब्सिडी आपने प्रोवाइड कर दी, बाकियों को अगर 10 रुपए में दे रहे हैं तो आपको हम 6-7 रुपए में दे देंगे, सस्ता दे रहा था। तो क्यूबा को भी बोला कि आप भी रेडी रहो, आपका भी फॉल डाउन शुरू होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आती है। क्या नहीं करता? ड्रग्स नहीं, खुद नहीं प्रोड्यूस, लीगली परचेज करते हैं। मतलब इलीगल तो अब किसी भी कंट्री में आ सकता है, वो इंडिया में भी आते हैं। हम भी सैंडविच है, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल बन रखा है, एक तरफ क्रिसेंट बन रखा है, तो वो हमारी भी प्रॉब्लम है, हमें भी बथेरा इलिसिट ड्रग आते। पर इंडिया में भी कहीं कहीं जगहों पे आपने देखा हुआ है इलीगली वो बनाया जाता है, पकड़े भी जाते हैं कार्टेल। पर आप देखोगे एक्सपोर्टेड ज्यादा होता है फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्री, अरब पेनिनसुला, देन आपका म्यांमार वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, ईरान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ से ज्यादा आ रहा होता है। रूट एक दिन बताया था मैंने, एक ऑपरेशन किया था आपने, क्रिस्टल मिथ याद होगा आपको, रूट की बात करी थी। आते हैं इनडायरेक्टली, आते हैं, सब जगह में घूम रही होती है साइकिल। जो ब्लैक मनी होती है ना उसको व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए रूट लंबा खींच देते हैं कि शिप तो जा ही रहा है तो इसमें ड्रग्स भी भेज दो। चलो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैंने किया एक दिन डिस्कस, आप पता नहीं थे उस दिन या नहीं। मिथेम्फेटामिन का याद होगा आपको, वो दिल्ली में जाके, हाँ तो वो वाला इशू। तो रूट्स डिफरेंट बनाए गए होते हैं। अब प्लीज कोलंबिया आ जाओ, कोलंबिया चलते हैं। अब सुनो, यहाँ पे एक मॉन्ड्रो नाम की डॉक्ट्रिन थी जिसके बारे में कल हमने डिस्कस करा था कि यूएस ने बोला कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस ले लेगा, यूरोपियन यूनियन को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर को देखोगे तो ऊपर आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट और नीचे आ जाएगा साउथ अमेरिका वाला पार्ट। और साउथ अमेरिका और ये जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है इसको आप क्या बोलते थे? लेटिन अमेरिका। देखो ये लेटिन भी एक लैंग्वेज है, बायोलॉजी वालों को पता होगा, जितने भी जैसे मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, वो लेटिन लैंग्वेज में ही साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी कंट्री में आपको लेटिन लैंग्वेज नहीं मिलेगी। एंशियंट टाइम की ये लैंग्वेज हुआ करती थी, आज के टाइम पे ये डेड हो चुकी है। तो साइंस टेम्परामेंट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए कंट्रीज के बीच में, इसलिए आज के टाइम पे लेटिन लैंग्वेजेस का यूज करके ही साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। लेटिन अमेरिका में ये सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट जो मैक्सिको से शुरू हुआ, ऊपर यूएस आ गया, इसके ऊपर कनाडा वाला पार्ट आ गया, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में काउंट होते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका में काउंट हो गया। देन ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट, दोनों को जोड़ दोगे तो उसको बोल दिया लैटिन अमेरिका वाला पार्ट। अब लैटिन अमेरिका की अगर बात करें, इस पे सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है 19th सेंचुरी के टाइम पे वो यूरोपियंस का है। कल आपने देखा वेनेजुएला में ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेनिश, सेम आपको क्यूबा में देखने को मिलेगा, सेम इन्फ्लुएंस आपको मैक्सिको में भी देखने को मिलेगा। पोर्तुगीज की भी है थोड़ी बहुत वहां पे डोमिनेंस, पर आप क्या देख रहे हो जो लैंग्वेजेस है वो भी कहाँ की है? यूरोप की। जैसे स्पेनिश आ गई, पोर्तुगीज आ गई,
और भी बड़ी सारी लैंग्वेजेस है, फ्रेंच आ गई, इवन फ्रेंच गुयाना भी आप साउथ अमेरिका के यहाँ पे देखा था, जहाँ पे स्पेस एजेंसी भी है, कोरू नाम से एक लोकेशन है जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी भी है। तो मतलब आप क्या देख रहे हो, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है इन एरियाज पे, यूरोपियंस का। तो यूएस ने दिमाग लगाया कि आने वाले टाइम में सुपर पावर भी बनना है, इनको पहले ही क्लैरिटी थी चीजों की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने बोला ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे यूएस सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेगा, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएगा। सेम बोला यूएस ने और सेम बोला यूरोपियन यूनियन ने कि हम आपके मैटर में नहीं इंटरफेरेंस करेंगे, और सेम बोल दिया इन्होंने कि हम आपके मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब यूएस ने लेटिन अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल यूरोप से यहाँ पे ले लिया था कि इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इवन साउथ अमेरिका के बिल्कुल बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे आपने एक फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ा होगा। अर्जेंटीना क्लेम करता है कि इट बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, यूके बोलता है नहीं आप हमारे अंडर हुआ करते थे एक टाइम पे, तो फॉकलैंड आइलैंड हमें बिलोंग करते हैं। मतलब अगेन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यूरोप का एक इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक डॉक्ट्रीन आया था 1823 में, दैट इज मोनरो डॉक्ट्रीन, जिसकी रीब्रांडिंग अब डॉनरो हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी हुई है। डन। तो ये थोड़ा सा इतिहास आपने देखा यहाँ पे। अब क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, तो नंबर 1 इज आइडियोलॉजी, राइट वर्सेस लेफ्ट, यही आप कल भी देख रहे थे वेनेजुएला के साथ, सेम आप आज इन कंट्रीज के अंदर भी देखोगे। आफ्टर दैट देयर इज ड्रग ट्रैफिकिंग। नंबर 1 कंट्री अगर यहाँ पे कंसीडर करनी होगी फैंटानिल की प्रोडक्शन में, आपको नाम मिलेगा मैक्सिको का, कोलंबिया का भी नाम आएगा, पर कोलंबिया का आएगा कोकेन के केस में। तो सी फॉर कोलंबिया याद रख लेना, सी फॉर कोकेन। एक प्लांट होता है कोका नाम का, इरिथ्रोजाइलिन कोका जिसको बोलते हैं, वहां से कोकेन को मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो कोलंबिया से कोकेन भी ठीक ठाक आता है, इलीगल तरीके से आता है। तो उस चीज को लेके एंड देन आती है इमाइग्रेशन। मैंने एक रूट की बात करी, डंकी रूट, वो जो इलीगल रास्ता था वहां पे कोलंबिया भी इन्वॉल्व आपको मिलेगा। वो जो सेंट्रल अमेरिका वाला रास्ता देखा वो भी मिलेंगी, मैक्सिको भी आपको उसमें इन्वॉल्व मिलेगा। फिर फाइनली मैक्सिको से भेजा जाता था टूवर्ड यूएस। आते क्यों है डंकी रूट से, तो बेटर लाइफस्टाइल के लिए। हर एक इंसान को एक एस्पेक्ट होता है कि हमें अच्छी लाइफ चाहिए, तो वो अमेरिका में ही मिल सकती है, ये पहले धारणा हुआ करती थी। तो इस वजह से डंकी रूट को अडॉप्ट कर लेते थे जब उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी। देन देयर इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस, जितने भी आपके आइलैंड्स होते हैं ये वॉर्स के टाइम पे बहुत यूजफुल प्रूव होते हैं। अभी देखो फिलीपींस में भी उसको जो वेयर हाउस बोलता है यूएस अपना, कि मैं यहाँ पे वेपन स्टोर कर लूंगा, इतनी दूरी पे जाके एक छोटी सी कंट्री पे क्यों इतना इन्फ्लुएंस जमाया हुआ है। कल को लड़ाई हो जाती है चाइना और ताइवान की, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर रहे हैं उनके भी, तो उनको एक एक्सेसिबिलिटी मिल गई। तो जो आइलैंड्स होते हैं हमारे लिए, इंडिया का केस देख लो, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सब जगह पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ट्राई सर्विसेज आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगी। तो जो आइलैंड जितने भी होते हैं इनकी एक स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस होती है। उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोला कि जो स्पेन है, ब्राजील है, चिली है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, उरुग्वे है, इकट्ठी इनकी आवाज आती है कि जो यूएस कर रहा है इस टाइम पे कंप्लीटली इलीगल है। जो भी कैप्चरिंग करी गई वेनेजुएलन प्रेसिडेंट की, ये बिल्कुल इलीगल तरीके से हुई है। देन उसके बाद एक और बोला कि ये जो जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, बाकी कंट्रीज को भी ये देखना चाहिए। देन पीस और जो रीजनल सिक्योरिटी है वो पूरी यहाँ पे हर्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को कैप्चर करा गया, कोलंबिया को टेंशन हो चुकी थी कि अब अगली बारी तो हमारी बोली थी, तो शायद हमारा ही नंबर आएगा। देन देयर इज सिविलियन पॉपुलेशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आपको होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं बची, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बचेंगे, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। देन दिस इज योर डंकी रूट। अब मैं यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम इंडिया में हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये तो इंडिया का आ गया। इंडिया से निकलते हैं, ये जो आपकी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ से पास होते होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता, और फाइनली एक बार इनको तुर्की तक पहुंचना होता है। फिर तुर्की का एक छोटा सा पार्ट है दिस वन, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस यहाँ पे आती है, और इसको बोलते हैं इस्तांबुल वाला एरिया। इस्तांबुल ऑलरेडी आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ से इनके मतलब वो जो बीच में एजेंट्स होते हैं वो इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं, पैसा आपसे ठीक ठाक ले लेते हैं और बोलते हैं कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको पहुंचा देंगे। यहाँ पे एक वीजा मिलता है, शेंगन वीजा। ये जो शेंगन वीजा होता है ये दिया जाता है कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करनी है तो आप इस वीजा को ले सकते हो, और ये इजीली मिल जाता है जितने भी लोग बाहर से आए होते हैं, ताकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर रहे, वो कचरा नहीं इकट्ठा हो जाए। इनको लगता क्या है, ये हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि हमारी लेबर उतनी स्किल्ड नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज में आज के टाइम पे मिल रही है। आफ्टर दैट जैसे ही यूरोप में ये पहुंच जाते हैं, फ्रांस का 1 in 1 out, याद है स्कीम ये जो फ्रांस है, और ऊपर की तरफ यूके आपको दिखाई देगा, ये वाला दिस वन, इन्होंने एक स्कीम लाई 1 in 1 out। अब होता क्या है,
बेटर लाइफस्टाइल के लिए यूके भी तो अच्छी ऑप्शन है, यूके कौन सी बुरी है? तो कहीं डिसाइड कर लेते हैं यूरोप में ही रह लेते हैं, कहीं यहाँ से अभी आगे जाते हुए आपको दिखेंगे मेडिटेरेनियन सी का जो रूट है उसको यूज करेंगे और यहाँ से निकलते निकलते अटलांटिक ओशन से जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वहां पे एंट्री करेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस से बड़े सारे इलीगल जो लोग थे वो यूके की तरफ जाया करते थे। अब यूके ने बोला इतने सारे रिफ्यूजीज को मैं तो नहीं जगह दे पाऊंगा, तो अब मैंने क्या करना है कि जो जितने भी इलीगल लोग हैं उसको फ्रांस दोबारा से भेजना है और 50 लोग मैं भेजूंगा और उसके बदले में एक लीगल आप मुझे माइग्रेंट भेज देना जो कि स्किल्ड हो, जिसके पास प्रॉपर वीजा हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। तो याद रखना ये जो 1 इन 1 आउट स्कीम है ये किन दो कंट्रीज के बिहाफ पे थी, वन इज यूके और दूसरा फ्रांस। किसको टैकल करने के लिए? तो ये जो इलीगल इमाइग्रेशन हो रही थी, सिटीजन, रेजिडेंट, असाइलम सीकर, रिफ्यूजी, सब में थिन लाइन डिफरेंस होता है। जब भी बोलेंगे ना असाइलम सीकर, आपको दूसरी कंट्री में जाके बस इतना बोलना होता है कि मैं अपनी कंट्री में सेफ नहीं हूं, आपको असाइलम सीकिंग मिल जाती है उसके अंदर। दूसरा आता है रिफ्यूजी, यहाँ पे उस कंट्री को पता होगा कि आपकी कंट्री के अंदर वॉर चल रखी थी, आपकी कंट्री में बड़े सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रखे थे, इस वजह से आप आए। जैसे मैंने बोला जब म्यांमार का केस इंडिया के साथ बोला, बड़े सारे रिफ्यूजी आए तो मिलिट्री कू हुआ था, अभी इन्होंने भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए, एक मिलिट्री कू जो बोल रही है कि दोबारा से हम इलेक्शन करवाते हैं, तो इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं इस बार। तो यहाँ से जब लोग आए तो उसको क्या टर्म यूज करी, रिफ्यूजी, कि आपकी कंट्री में वॉर चल रही थी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे थे, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है। सेम 1971 में बांग्लादेश से आसम की तरफ लोग आ रहे थे, वर्ड क्या यूज करा, रिफ्यूजी, क्योंकि प्रूवन है वर्ल्ड लेवल पे पता है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यहाँ पर बड़ा ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन बन रखा है, इस वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ड यूज कर लिया जाता है रिफ्यूजी। सिटीजन, जिसको राइट्स मिल रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आप पार्ट नंबर 2 पढ़ोगे अभी पॉलिटी में, पूरा डेडिकेटेड है सिटीजनशिप को लेके, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 to 11। 5 से लेके 8 तक आप देखोगे पास्ट में चला गया, पर आपको फिर भी एक रीडिंग देनी पड़ती है। उसके बाद फॉरनर्स को लेके आएगा और आर्टिकल नंबर 11 आएगा जहां पे पार्लियामेंट को पावर दी जाएगी कि जो भी प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप वो पार्लियामेंट को सौंप दिया गया है काम, कि आप आगे आने वाले टाइम में चेंजेस कर सकते हो। तो ये जो डंकी रूट था, यहाँ पे देखा आपने यूरोप तक पहुंचे, उसके बाद जो आगे वाला रास्ता आता है ये है साउथ अमेरिका वाला। ये देख लो, ये अफ्रीकन यूनियन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद बोट्स वगैरह के थ्रू न्यूज सुनोगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्पेन वाला पार्ट, और नीचे मोरक्को दिखेगा आपको। अफ्रीकन यूनियन की कंट्री मोरक्को, मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता, इंडिया, ठीक है। और ऊपर आपको दिखेगा स्पेन, यहाँ पे एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी आएगी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ेगी, जिसका नाम है जिब्राल्टर। बड़ी बार ये केस आता है कि यहाँ पे बोट कैप्साइज करके डूब जाती हैं यहाँ पे शिप्स, क्यों, करंट इतने हैवी होंगे, एक तरफ कोल्ड करंट आएंगे, दूसरी तरफ वार्म करंट्स आएंगे, बड़े ज्यादा विंड पैटर्न चलते हैं, और जो बोट्स हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड होती हैं, बड़ी सारी सवारियों को लेके जा रही होती है, पैसेंजर्स को लेके जा रही होती है, और जब डूबती हैं तो आप ऐसे ही सुनोगे कि 100 के आसपास लोगों की डेथ हुई, और बड़े बुरे तरीके से भरे होते हैं वो। सोचो एक लहर आएगी, वो बोट से कहाँ उड़ के जाएंगे। तो मतलब इलीगल तरीके से बोट्स के थ्रू एक अटलांटिक ओशन का रास्ता पकड़ते हुए पहुंच जाते हैं अप टू साउथ अमेरिका। फिर यहाँ से ये रूट शुरू होता है, ब्राजील का कई बार साओ पॉलो वाला जो रीजन है यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं, देन पेरू तक पहुंचते हैं, इक्वाडोर जाते हैं, देन देयर इज, अच्छा ये देख लो यहाँ पे कोलंबिया के साथ इस तरफ एक और बॉर्डर लगता है विच इज पेरू का, और यहाँ पे पनामा कैनाल वाला था। और फिर पनामा कैनाल से होते होते सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको तक ये पहुंचते हैं। मैक्सिको में वो वॉल आएगी, वॉल से कहीं क्रॉस कर जाएंगे फटाफट, पहले तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, बीच में डेजर्ट वाला एरिया आएगा, रेगिस्तान होगा, गर्मी होती है, एजेंट ने अपना काम कर दिया, आपसे पैसे ठग लिया, आपको बोलेगा पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 2-3 दिन की ही बात है, 3 दिन कॉन्टिन्यूटी में चल लेंगे। बीच में ड्रग माफियाज इनको मिलते हैं, आधे पैसे वो लूट लेते हैं, कई बार मार भी दिया जाता है। फिर वहां से जो बच के निकलेंगे, पहले लश्करीन फॉरेस्ट आएंगे, अमेजोन वाला बेसिन बनेगा, बीच में डेजर्ट वाला एरिया शुरू हो जाएगा। डेजर्ट में नहीं बचते हैं कई बार, गुजरात की एक फैमिली गई थी, 12 मेंबर्स थे उस फैमिली में, वो पहुंचे ही नहीं, आगे एक गाड़ी आई जिसमें सिर्फ 1% बचा हुआ था, बाकी वो सारे फैमिली मेंबर गर्मी से ही मर गए थे। सैटेलाइट में इमेजेस कैप्चर हुई कि ये टोटल 12 लोग थे जिसमें से 2 बच्चे थे छोटे छोटे। तो बाद में क्या बचा उनका, कुछ नहीं, स्केलेटन नहीं बचा, वो पहुंच ही नहीं पाए। ये चिली में आ गया, वो नीचे वाला एरिया, ये चिली वाला एरिया जो अटाकामा आप बोल रहे हो। ये ऊपर वाले एरिया, छोटे छोटे डेजर्ट्स बहुत सारे आएंगे, भीषण गर्मी पड़ती है, नहीं पहुंच पाते। आफ्टर दैट मैक्सिको तक पहुंचना होता है। इसके बाद एजेंट यहाँ पे भी होते हैं जो चेक करते हैं कि नाका वगैरह तो नहीं है। कई बार वो यूएस की जो ट्रूप्स होते हैं वो भी बिना बताए आ जाते हैं नाका लगाने के लिए, और फिर लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है कि अपने घर वापस जाओ। एक तो इतना पैसा लुटा के आए
और दोबारा से उनकी डिपोर्टेशन कर दी जाती है। तो जो ट्रंप इस बार अपने कार्यकाल में आए थे, उन्होंने पहला काम यही तो किया था कि जितने भी रिफ्यूजी आ रखे हैं, जितने भी असाइलम सीकिंग के लिए लोग आ रखे हैं, उनको मैंने वापस भेजना है। तो वो डिपोर्टेशन इंडिया में भी हुई थी, वो कोलंबिया में भी हुई थी, बड़ी सारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी हुई थी कि मुझे नहीं चाहिए इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे। चलो ये डंकी रूट था, यहाँ पे आ गया तो आपने कनेक्ट कर लिया। अब यूएस और कोलंबिया को देख लो। सबसे पहले कोलंबिया, कैपिटल आ जाएगी इसकी बोगोटा। तो इनका अलायंस देख लो। तो 25 साल से अगर देखोगे कोलंबिया और यूएस के रिलेशन मेजर सिक्योरिटी पार्टनर्स भी रहे हैं। क्या ऐसा कॉमन चीज रहा होगा जो ये अच्छी इनकी बन पा रही है? आइडियोलॉजी। पहले राइटिस्ट ही था, अभी 22-23 में आप देखोगे जब जैसे ही लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी आएगी, इनके रिलेशन टर्मोइल कर जाएंगे, खराब कर जाएंगे। 25 साल तक इनके आराम से चल रहे थे। यूएस और कोलंबिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ 2012 में। एफटीए जब भी साइन करा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे जो आपके टैरिफ्स होते हैं इनको रिड्यूस कर दिया जाता है या जीरो ही कर दिया जाता है कुछ गुड्स के ऊपर। कौन सी गुड्स होती है, इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड? जो खरीदी जाती हैं, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ लगता है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ये 2012 में जाके साइन हुआ कोलंबिया और यूएस के बीच में। और आप देखोगे 34% टोटल ट्रेड यूएस का उस टाइम पे कोलंबिया के साथ चल रहे हैं। तो पहले तो रिलेशन अच्छे हैं, अचानक से धमकियां अब जाके आपने सुनी। कोलंबिया का है अलॉन्ग विद द यूएस, यूएस का तो सारी कंट्री के साथ है, इनका आ गया कोलंबिया का। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ट्रेडिंग पार्टनर देखोगे, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की तरह कोलंबिया एक्ट कर रहा है फॉर यूएस। देन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट आप देखोगे 2023 में यूएस अपना क्रूड ऑयल जो परचेज कर रहा है, इंपोर्ट जो कर रहा है, 16 बिलियन यूएस डॉलर उस पर लगा रहा है, जिसमें से 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो तेल है वो सिर्फ कोलंबिया से परचेज कर रहा है। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है? अब देखो कोलंबिया क्यों ऑप्शन बना। वेनेजुएला में क्या हुआ था, याद करो, शावेज की एंट्री 1990s, कल वाली स्टोरी थोड़ा, हाँ, कोल्ड वॉर एरा का एंड हो रहा है और शावेज की एंट्री हो जाती है वेनेजुएला में। रिलेशन डिटोरिएट वहीं से हो गए थे क्योंकि उन्होंने नेशनल सॉवरेंटी का क्वेश्चन मार्क उठा दिया था। अदरवाइज वहां पे भी तो ऑयल प्रोडक्शन कर रहा था। कोलंबिया के साथ आप देखोगे कितना ज्यादा क्रूड ऑयल यहाँ से भी ये परचेज करे जा रहे हैं। 5.4 यूएस बिलियन डॉलर का जो तेल है वो सिर्फ कोलंबिया से परचेज कर रहे हैं और टोटल जो बाकी कंट्री से परचेजिंग हो रही है वो 16 बिलियन यूएस डॉलर की थी। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि ये रिलेशन एकदम से खराब नहीं हुए हैं, एकदम से खराब हुए हैं, पहले ठीक थे, इवोल्यूशन नहीं हुआ है इसमें कुछ। आइडियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा। ड्रग्स तो बहाना है, केस भी तो दर्ज करना है, किस बेसिस पे करोगे? तो बार बार नार्को टेररिज्म, ड्रग कार्टेल, ये टर्म्स आप सुन रहे हो। फिर उसके बाद कोलंबिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको मिलेगा कोकेन का। जो कोकेन का कंजप्शन करता है, डेड बॉडी के टाइम पे उसकी बॉडी पूरी ब्लूइश पड़ जाती है और जब उसने कंज्यूम करा होता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे बॉडी के अंदर चींटियां चल रही हैं, वो चींटियां काट रही होती हैं। तो ये कोकेन का प्लेजर है। पता नहीं इसमें क्या प्लेजर है कि तुम्हें चींटियां, तो चींटियों से कटवा लेते, वो देखा होगा तुमने, मिट्टी का बना होता है, बथेरी चींटियां होती हैं वहां पे, तो जिसको चाहिए वो वहां पे बैठ जाओ, चींटियां ही काटेंगी तुम्हें। चलो ठीक है। ये जो कोकेन है, कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलिन कोका इसका नाम होता है, इसकी प्रोडक्शन आपको कोलंबिया में ठीक ठाक मिलेगी। तो कोकेन के ऊपर इल्जाम डाल दिया कि सबसे ज्यादा जो इलिसिट कोकेन है वो आपकी कंट्री से हमें मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ अमेरिका ही जा रहा है, इसका भी रूट बना हुआ है, वो सारा अरब पेनिनसुला, हमारे साइड में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सब जगह पे ये घूमता है। तो ये यूएस के स्पेसिफिक हमने बोला कि यहाँ पे भी कोकेन चल रहा है। ओवर 2/3 जो ग्लोबल कोका है और कोकेन की प्रोडक्शन है वो सारी कहाँ पे चल रही है इस टाइम पे? कोकेन। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन भी आ जाती हैं जो किसी भी क्रॉप को लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह एक्ट करती हैं। कॉफी भी कोलंबिया में प्रोड्यूस होती है, पर वो जो साओ पोलो आपने देखा ब्राजील का, वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। यूएस की असिस्टेंस और इसका इम्पैक्ट। अब सबसे पहले पॉलिटिकल वायलेंस। अब देखो हुआ क्या था, यूएस ने पहले भी ट्राई करी थी कि जो इलिसिट ड्रग कोलंबिया से यूएस की तरफ आ रही है उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो उन्होंने कुछ पैक्ट्स वगैरह साइन कर लिए कि कैसे इसको हम रिड्यूस करते हैं। कोलंबिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसकी वजह से देखा गया जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ करता था ये कम हुआ, मतलब स्टेबिलिटी आ रही थी कोलंबिया में भी। आफ्टर दैट जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यहाँ पे इमर्ज कर रहे थे उनको डीमोबिलाइज कर दिया, मतलब कहाँ कहाँ ये जाते हैं लोग, उस मोबिलाइजेशन पे पूरा कंट्रोल कर दिया गया। और जो कोका एंड कोकेन प्रोडक्शन है इसमें एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला कि 2013 के बाद इसकी प्रोडक्शन एट पीक चलेगी। क्यों? क्योंकि बोला जाता है थोड़ी सी भी इसकी जो मटेरियल होता है वो ठीक ठाक कॉस्ट का बिकता है। मैंने एक बार आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि बड़ा इजी सा बिजनेस है, बस एक वो क्या बोलते हैं उसे, छोटी सी होती है पैकेट, उसे ही पास करना है और ठीक ठाक पैसा आपकी जेब में आ जाता है। तो शॉर्टकट मेथड है। 2013 के बाद आप देखोगे कोका एंड कोकेन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है आफ्टर 2013। माइग्रेशन के इशू 2021 में 1.6 मिलियन पीपल हैं वो कोलंबियन ओरिजिन के थे जो यूएस में रह रहे थे, मतलब माइग्रेशन देखने को मिल रही है फ्रॉम कोलंबिया टू यूएस। उसके बाद 4 जो साउथ अमेरिकन इमाइग्रेंट हुआ करते थे यूएस में,
साउथ अमेरिका वाला पार्ट, गए कहाँ पे, यूएस। 4 जो यहाँ पे साउथ अमेरिकन हुआ करते थे उसमें से एक कौन निकल के आता था, कोलंबियन ओरिजिन का। मतलब माइग्रेशन ठीक ठाक हो रही है फ्रॉम कोलंबिया टू यूएस। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 2013 के बाद आप देख रहे हो जो ड्रग्स की प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब देखो, जब जैसे ही ड्रग्स की पहले स्टेबलाइजेशन आती है कि जो भी ये माफिया वगैरह इन्वॉल्व थे उनकी डीमोबिलाइजेशन करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, पर अचानक से जब वो ड्रग्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वो माफियाज दोबारा से फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट रिलेशन में स्ट्रेन तब आया जब गुस्तावो पेट्रो ये बन जाते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और ये बने 2023 में, और ये है फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। अब आई आइडियोलॉजी क्लैशेस, वहां पे राइट, यहाँ पे आगे लेफ्ट। तो ये आइडियोलॉजी का जैसे ही क्लैश आया तो इन्होंने पहले आते ये बोला कोलंबिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कोलंबिया को बिलोंग करते हैं, हमारी अपनी सॉवरेंटी है, कोई दूसरी कंट्री हमारे मैटर्स में आके इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ से जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी वो इमर्ज करना शुरू करती है कोलंबिया में। मतलब रिलेशन खराब होते हैं किसके साथ, यूएस के साथ। तो ये बिल्कुल रिसेंट है जो रिलेशन इनके डिटियोरेट हुए। पॉलिसी, अब देखो क्रूड ऑयल आपने पहले ही देख लिया, ठीक ठाक परचेजिंग हो रही थी यूएस की, अब इन्होंने कंट्रोल कर लिया कि हम अपने हिसाब से बेचेंगे जिसको बेचना है। तो यूएस की वो जो ऑटोनॉमी चल रही थी वो दोबारा से यहाँ पे रुकती हुई दिखेगी। देन पॉलिसी डिफरेंसेस, कोलंबिया, एक बार बिडेन ने भी बोला था कि जो नॉन मेजर एक नाटो एलाय है वो कोलंबिया ही है, मतलब नहीं सपोर्ट करता है नाटो को। इवन ग्रीनलैंड का जब बात करा कि डेनमार्क की जो टेरिटरी है आज के टाइम पे, मतलब वही एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ग्रीनलैंड की, तो डेनमार्क भी तो नाटो का मेंबर है, और नाटो क्या बोलता है कि एक के अगेंस्ट अगर फाइट होगी तो वो तो खुद ही अपनी टेरिटरी को एनेक्स करने की ट्राई कर रहा है। तो मतलब वो प्रीचर वाली जो साउंड है, हिपोक्रेसी तभी तो बोलते हैं बार बार कि दूसरों को बोलना कि ये चीज करनी चाहिए, खुद वो रूल फॉलो ही नहीं करना है, तो वही चीज दिखाई देगी आपको। और उसके अलावा यूएस बैक जो ड्रग पॉलिसीज थी, पेट्रो ने बोला जो भी यूएस ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करे थे, पैक्ट साइन करे थे, हम उसको कट ऑफ करने वाले हैं। मतलब यूएस से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है यहाँ पे। और उसके अलावा इसराइल के साथ, अब जैसे यूएस के साथ रिलेशन अच्छे थे कोलंबिया के, तो इनडायरेक्टली इसराइल के साथ भी ठीक थे। इन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इसराइल के साथ रिलेशन क्योंकि वो यूएस का एलाय है। तो मतलब डिटोरेशन शुरू हो जाती है बिटवीन द रिलेशन ऑफ कोलंबिया एंड यूएस। और जनवरी 2025 में आप देखोगे कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोलंबिया को थ्रेटन करना शुरू कर देती है, कि थ्रेटन करना शुरू करती है। और जब डिपोर्टेशन शुरू होती है जो इंडिया में भी हुई, सेम कोलंबिया में भी करी गई, पर पेट्रो ने मना ही कर दिया, ये जो आप डिपोर्टेशन कर रहे हो हम नहीं एक्सेप्ट करते इनको, मतलब अपनी कंट्री में हम नहीं चाहते कि दोबारा से ये वापस आए। क्यों, इससे बर्डन नहीं पड़ना था रिसोर्सेज के ऊपर, पर बाद में तो करना ही पड़ना था। तो लैंडिंग हो जाती है एयरक्राफ्ट की और डिपोर्टेशन कंप्लीट होती है फ्रॉम द यूएस एंड। उसके बाद जो फॉरेन एड आती थी यूएस से, ये भी कट, तो एडिशनल टेंशन इमर्ज। उसके बाद टैरिफ के थ्रेट लगने शुरू होते हैं। उसके बाद यूएस ने अपने मिलिट्री बेसिस सारे के सारे कैरिबियन सी के अंदर जितने भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है वहां पे अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। तो एक एक्टिव प्रेजेंस आपको यूएस की मिलेगी जो भी वाटर बॉडीज उसके अराउंड थी। रिस्पॉन्स वेनेजुएला की अगर सिचुएशन को देखें तो कोलंबिया ने क्रिटिसाइज ही किया इंडीड कि ये तो नेशनल सॉवरेंटी का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, आप कैसे इलीगली ऐसे किसी को भी कैप्चर कर सकते हो, स्पेशली जो प्रेसिडेंट है कंट्री के। तो ये था आपका कोलंबिया को लेके इशू। अभी सिर्फ वर्बल हुआ है, कोई मिलिट्री एक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो जो भी अपडेट्स आएंगे उसको हम बाद में देख लेंगे।